चलो चलो आज हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। क्या है चैप्टर नंबर 8 हमारा पर्यावरण, है ना। रू नहीं आ रहा है, वाह। चलो आज हम लोग क्या देखेंगे जी, अपघटन करता, यानी अपघटन जो करता है ना, यानी अपघटन के बारे में पढ़ेंगे, समझा। चलो देखो क्या है कि अपघटन करता, क्या है जी, अपघटन करता, है ना, या अपमार्जक। ठीक है, देखो अपघटन का हम क्या पढ़ाए थे अपघटन में। अपघटन में हम लोग पढ़ाए थे तुमको कि अपघटन एक वैसी प्रक्रिया है जेकरा में क्या होता है जी, पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो सड़ गल जाते हैं, और सड़ गल के क्या करते हैं जी, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उसको सड़ाता गलाता कौन है, वो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु यानी सूक्ष्म जीव होता है। एक टाइम से आया करो, तो मारेंगे छापर बहुत जोर से, समझा। 6 बजे से पहले पहुंचा करो, 6:15 में आ रहा है? टाइम से निकला करो, घरे घूमने तो मत रहो। बैताल कुछ कखनियों मन तखनी चल रही है, बाबा जी के दलान है ना, समझ में तो आता नहीं है कुछ सबके। देखो इधर, यानी क्या है जी कि अपघटन करता में क्या बतलाए हम कि क्या होता है ना कि जैसे में बहुत सारा कचरा होता है, पौधे का कचरा होता है, जंतुओं का कचरा होता है, या जंतुओं का मृत शरीर होता है, या पेड़ पौधों का क्या होता है जी, मृत शरीर होता है। उन शरीरों को क्या करता है ना, वो जीवाणु द्वारा या कवक द्वारा या और भी अदर सूक्ष्म जीव के द्वारा क्या करता है, उसको सड़ा गला के मिट्टी में मिलाने को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन करता कहते हैं। ठीक है, ये अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीर और वाज्य, वाज्य का मतलब जानता है, वाज्य पदार्थ का मतलब है, और वाज्य पदार्थ का मतलब होता है कचरा पदार्थ। क्या होता है जी, कचरा पदार्थ होता है। हाँ अपशिष्ट बोल सकते हैं, कचरा पदार्थ, समझा। फिर क्या बोल रहा है कि ये अपघटनकर्ता के द्वारा क्या होता है, मृत जीवों के शरीर या वाज्य पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ तोड़कर क्या करता है जी, वो मुक्त कर देता है। कहाँ मुक्त करता है, वायुमंडल में मुक्त कर देता है, समझा। तो ये क्या है, ये एक अपघटन करता है। अपघटन करता का मतलब क्या होता है, हम तुम लोग को बार बताए अपघटन क्या होता है ना। तो ये आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। बांध दो उसके बाद। अब उसके बाद देखो यहाँ पे गैसीय, यह जो है ना अपघटन जो होता है, अपघटन प्रक्रिया के द्वारा ये जो मृत शरीर होता है ये क्या करता है, ये गैसीय गैस में टूट जाता है, और भी कार्बनिक पदार्थों में से टूट के बाहर हो जाता है। नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा जी, वायुमंडल में चला जाएगा, समझा ना। फिर क्या होगा, जबकि अन्य ठोस पदार्थ जो होंगे वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और क्या हो जाता है जी, वो जलमंडल का भाग ले लेता है, समझा। यानी देखो, जब सुनो पहले, जब अपशिष्ट पदार्थ टूटेंगे, वही पढ़ा रहे हैं छोटी, वही खोलो। हाँ, जब अपशिष्ट पदार्थ जब हमको क्या होगा, जब टूटेगा तब क्या होगा उसमें ना कि उसमें से बहुत सारा पदार्थ निकलेगा, और वो पदार्थ क्या होता है, वो वायुमंडल में मिल जाता है। जो गैस के रूप में रहेगा वो क्या हो जाएगा जी, वायुमंडल में मिल जाएगा। जो ठोस के रूप में रहेगा वो क्या हो जाएगा, पूरे मतलब धरती पर यानी जमीन में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, जो भी मरे, सब में तो गैस रहता है, नाइट्रोजन सब में रहता है, सब में ऑक्सीजन रहता है, सब में कुछ ना कुछ गैस रहता है ना। कुछ सब में ठोस पदार्थ रहता है, समझिए। तो जो ठोस पदार्थ रहेगा वो मिट्टी में, और जो गैसीय रहेगा वो क्या हो जाएगा, है ना,
चितगल गगन पावक शरीरा। अब पंच तत्व है शरीर, मतलब 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है ना। तो उन सभी तत्वों में क्या होता है जी, विलीन हो जाता है, समझे। अब देखो फिर क्या है कि सूक्ष्म जीव और कवक, सॉरी बोल दिए, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव सूक्ष्म उपभोक्ता या सेप्रोफाइट भी कहलाते हैं, समझा। यानी हम लोग जीवाणु जितना भी सूक्ष्म जीव होता है वो सूक्ष्म जीव को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है जी, जो सबको खाता है, जो तृतीय क्या बोलते हैं, तृतीय जो उपभोक्ता होता है उसको भी ये मार के खाता है, मतलब मार के नहीं खाता है, क्या बोलेंगे, उसको भी मतलब तोड़ खाता है। और क्या करता है जी, द्वितीय को भी करता है, तृतीय को भी करता है, सॉरी प्रथम को भी करता है, और ये उपभोक्ता को भी करता है ना। इसलिए इसको कोई मतलब उपभोक्ता में न रख के कहा रखा गया है जी, सूक्ष्म उपभोक्ता में रखा गया है। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि सूक्ष्म उपभोक्ता क्या है, तो क्या बतलाएगा, जीवाणुओं और कवक जैसे सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं जी, सूक्ष्म जीव उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक वे जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है, ये मतलब उसको तोड़ता है और तोड़कर क्या कर देता है जी, वो किसे बदल देता है, कार्बनिक पदार्थों में बदलता है, और उससे क्या मिलता है जी, ऊर्जा भी मतलब निर्माण उसका होता है। यानी सूक्ष्म उपभोक्ता क्या करते हैं कि जीवों का जो शरीर होता है उसको तोड़ के क्या करता है जी, जो मृत होता है, ऐसे नहीं कि जीवित जीवों का शरीर को तोड़ देगा, है ना। वो क्या करता है, मृत शरीर को क्या करता है, वो तोड़कर उससे क्या करता है, वो एनर्जी कुछ निकालता है, और क्या करता है, वहां पे जो भी कार्बनिक पदार्थ रहता है उसको अलग कर देता है ना। और ये मतलब क्या करता है, एक मतलब समझो ये क्या करता है ना, ये कि पूरी तरह से ये डिकम्पोज कर देता है, अपघटित कर देता है, और मिट्टी में मिला देने का काम करता है, ठीक। हाँ, उसको भी ऊर्जा मिलेगा, और ये जो कुछ ऊर्जा बचा रहेगा ना, वो कहाँ उड़ जाएगा, एनवायरमेंट में उड़ जाएगा, या मिट्टी में संचित हो जाएगा। जैसे में कार्बनिक पदार्थ है, मिट्टी में संचित हो जाएगा, तो क्या होगा, पौधों के लिए एनर्जी का काम करेगा ना, यही बात। देखो, पारिस्थितिक तंत्र के सभी स्तर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, याद रखना, सब जो है एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे मैं हम तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पे, और बतलाए भी हैं, देखो क्या बतलाए हैं, बताओ कि अगर मान लो कि सनलाइट है, क्या जी, ये सनलाइट आया यहाँ पर, तो आया तो क्या हुआ यहाँ पे, बताओ, ये पेड़ पौधा जो था इसको लिया, ग्रहण किया, ये जो पेड़ था ये ग्रहण किया, इसको ग्रहण किया ना, बताओ, ये ग्रहण करके क्या किया जी छोटू, ये ऊर्जा को लिया, और मिट्टी से क्या ले लिया, मिट्टी से जल खनिज लवण सब ले लिया, समझा। मिट्टी से क्या ले लिया जी, जल खनिज लवण को ले लिया, समझे ना। ऊपर से सूर्य का प्रकाश ले लिया, सूर्य का प्रकाश को ले लिया। यहां से हम जानते हैं कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है, सूर्य का प्रकाश है। यहां से क्या लिया, खनिज लवण जल लिया, और ये प्रकाश संश्लेषण करता है, जानता है, प्रकाश संश्लेषण करके क्या करेगा, ये ऊर्जा का निर्माण करेगा। क्या करेगा जी, ऊर्जा का निर्माण करेगा, है ना। और भोज्य पदार्थों का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, भोज्य पदार्थ का नहीं, भोज्य पदार्थ का, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब क्या होता है ना कि अब इस प्लांट को कोई जीव खाया, कोई जंतु खाया, मान लो जंतु खाया, है ना। जैसे मान लो मनुष्य ही खाया, मनुष्य खाया, सुनो पहले, मनुष्य खाया, ठीक। ये मनुष्य क्या होगा जी, ये मनुष्य फिर मरेगा, मरेगा तो कौन इसको लेगा,
इस पे सूक्ष्म जीव लग जाएगा। कौन लग जाएगा? सूक्ष्म जीव लग जाएगा। आइए सूक्ष्म के क्या करेगा? इसको, इसके शरीर को तोड़ेगा। समझे? जब मिट्टी में गिराता है तो अब आग में जलाने पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको मिट्टी, इसको तोड़ेगा या सूक्ष्म जीव, और क्या करेगा? एकरा में जो गैसीय रूप में जो रहेगा उसको क्या करेगा? उसको बाहर निकाल देगा, वायुमंडल मिला देगा। और जो कार्बनिक पदार्थ एकरा में रहेगा, कार्बनिक पदार्थ इसमें अगर रहेगा, उस कार्बनिक पदार्थ को क्या करेगा? मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा। और फिर इस मिट्टी में से कार्बनिक पदार्थ को कौन लेगा? पेड़ पौधा लेगा। तो देखो, सनलाइट पर कौन निर्भर है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा पर कौन निर्भर है? जंतु निर्भर है। जंतु पर कौन निर्भर है? सूक्ष्म जीव। यहां से तुर के आया कहां पे? कार्बनिक पदार्थ बना, है ना। और फिर यहां से मिट्टी मिलेगा। फिर देखो तो नहीं, यही कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर है। सनलाइट मिलेगा और नीचे से कार्बनिक पदार्थ मिलवे नहीं करेगा, न्यूट्रिशन पोषक तत्व मिलवे नहीं करेगा। इसको पोषक तत्व अगर मिलेगा ही नहीं तो क्या ये सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझे? तो अब देखो पहले ये इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर है, और ये इस पर निर्भर है। तो देखो तो तनी सब एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है? है ना। सब एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अगर यह तंत्र भली भांति संतुलित होता रहे तो कोई भी स्तर की समाप्ति नहीं होगी। यानी सब स्तर क्या होते रहे जी? एक दूसरे पर निर्भर रहे और सब संतुलित रहे, है ना। तब किसी का कमी नहीं होगा, न कार्बन डाइऑक्साइड का कमी होगा, न पानी का कमी होगा, न ऑक्सीजन का कमी होगा, न नाइट्रोजन कमी होगा। यानी हमारा एनवायरमेंट जो रहेगा लगभग स्वच्छ रहेगा। समझा? लेकिन अगर पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी एक चीज का कमी होता है तो उसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। समझे? जैसे में अभी देखो, अभी क्या होता है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो होता है हल्का सा बढ़ा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हल्का सा बढ़ा, वो क्या हो गया? वो उससे क्या हो? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा। ग्लोबल यानी इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब बढ़ने के कारण क्या होता है? पूरा एकदम हीट मतलब आता है, यानी पूरा गर्मी लगता है ना। लगता है ना गर्मी ना। अब जिससे क्या होता है? बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। फिर उसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो होता है मतलब जैसे देखो, जैसे में गर्मी बढ़ने पर क्या हो जाएगा? गर्मी बढ़ने पर क्या होगा? गर्मी बढ़ने पर ये होता है ना कि जैसे इन्वायरमेंट का गर्मी बढ़ा तो जो जल वाष्प होगा वो जल वाष्प ठंडा नहीं होता है। और जैसे ही जल वाष्प ठंडा नहीं होगा ना तो क्या रहेगा? वो वाष्प रूप में रहेगा। और जब वो वाष्प रूप में रहेगा तब क्या वर्षा होगी? नहीं होगी। वहां पे संघनन होना जरूरी है। और संघनन होने के लिए क्या चाहिए? उसको ठंडा होने पड़ेगा। इन्वायरमेंट ठंडा होगा और जैसे ही ठंडा होता है तो पानी पड़ना शुरू हो जाता है ना। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग रहेगा, CO2 का मात्रा ज्यादा रहेगा, हीट ज्यादा रहेगा, तो क्या हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। संघनन का प्रक्रिया नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा? जल वाष्प पानी में नहीं बनेगा। पानी में नहीं बनेगा तो वर्षा नहीं हो गई। अब वर्षा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? छोटी हम लोग यहाँ सुखाड़ पड़ेगा, है ना। बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे जो होंगे वो सूखने लगेंगे, है ना। तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं असंतुलित होने से पारिस्थितिक तंत्र के। अगर ये संतुलित रहता है तो कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होती है। जैसे में असंतुलन के कारण यदि पौधे को खाने वाले जंतुओं का तंत्र में अभाव हो जाए तो धीरे धीरे क्या होगा जी? सभी स्थानों पर पौधा ही दिखाई देगा, है ना। तथा जंतुओं पर निर्भर रहने वाले दूसरे स्तर के जंतु भी भोजन के अभाव में मर जाएंगे। अगर मान लो कि जो पेड़ पौधे को खाता है जो जंतु, वो मर जाए, वो रहे ही नहीं धरती पे, तो क्या होगा? पूरे धरती पर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा हो जाएगा। अगर पूरे धरती पर पेड़ पौधा होगा तो क्या होगा छोटे? जो जंतु को खाने वाला जो रहता है जीव, क्या वो रह पाएगा? वो नहीं रहेगा। अगर देखो, वो जंगल में तो बनने से तो राजा बन के रहेगा, लेकिन
उसको खाने के लिए क्या क्या चाहिए? जीव जंतु चाहिए, है ना। आज जब वो पेड़ पौधा खाने वाला जीव जंतु है ही नहीं, तो उसको जो है वो जो शेर है चाहे बाघ है, वो लोग क्या करेगा? वो जंतु को खा नहीं पाएगा जो पेड़ पौधा खाता है, क्योंकि वो तो है नहीं। और जब वो नहीं है तो ये क्या सर्वाइव कर पाएगा? ये कहाँ खाएगा? ये तो डायरेक्ट पेड़ पौधा तो खा नहीं सकता है ना। और जब ये डायरेक्ट पेड़ पौधा नहीं खा सकता है तो क्या करेगा? ये बेचारा को भोजन नहीं मिलेगा। अब भोजन नहीं मिलेगा तो बेचारा अंत में क्या हो जाएगा? ये मर जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है आहार श्रृंखला, है ना, फूड का चेन। यानी देखो, एक दूसरे पे भोजन के लिए हम लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना छोटू। जैसे तू अब किस पे निर्भर है? पेड़ पौधे पे निर्भर है। मम्मी पापा का लाके दथुन है, आकाश में से लाके दथुन है, झोला छपे आकाश में से दथुन जाके। अरे पेड़ पौधा पर हम लोग निर्भर हैं जी। तब मम्मी पापा क्या बोला है? लूट के पैसा लेके तू लूट के तो वो छूट के लेता है पैसा, नहीं समझा? छूट जहां मिलते रहता है वो चुन के लेके चलाता है। देखो, आहार श्रृंखला यानी फूड चेन, एक में क्या होता है? देखो, आहार श्रृंखला जीवों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है और ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर पर करता है। याद रखना, यहाँ जो भी जीव है वो सब एक दूसरे पर निर्भर है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी सनलाइट है, इधर देखो गजोदर। बस हो गई, पहले यहाँ समझ लो उसके बाद बोलिए। देखो, यहां से जो है आया सनलाइट, कौन लिया जी? प्लांट। प्लांट क्या है? जीव है कि निर्जीव? जीव। प्लांट जीव, ठीक है। ये पेड़ पौधा का कौन खाए जी? प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। नहीं खाता है प्राथमिक आय। अब उसे कब बुझाइते नहीं तो हम कुछ ही करिए। देखो, अरे जो भी है ना, एक प्राइमरी उपभोक्ता खाएगा इसको, यानी प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। प्राइमरी उपभोक्ता को कौन खाएगा जी? सेकेंडरी उपभोक्ता खाएगा। कौन खाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब कौन? द्वितीय। आई द्वितीय को भी कौन खा जाएगा? तृतीय खा जाएगा। उपभोक्ता ना, उपभोक्ता, समझा? अब देखो, अब एकरा जो है जब ये मर जाएगा तब इसको कौन करेगा जी? तब इसको अपघटक यानी जो सूक्ष्म जीव होंगे सूक्ष्म, ये क्या करेंगे? इसको सड़ाएंगे, गलाएंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो देखो तनी, एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है ना। पेड़ पौधा किस पर निर्भर है जी? सूर्य का प्रकाश पे। प्राइमरी उपभोक्ता जो है किस पर निर्भर है? प्लांट पे। और जो सेकेंडरी उपभोक्ता वो किस पर निर्भर है? किस पे? प्राइमरी उपभोक्ता पे। और जो तृतीय उपभोक्ता वो किस पर निर्भर है? सेकेंडरी पे। ये सब जो सूक्ष्म जीव है ये किस पर निर्भर है? तृतीय उपभोक्ता पे। ये देखो, ये तृतीय उपभोक्ता पे नहीं, सब पर निर्भर रहता है, सब पे। पेड़ पौधा में मरेगा तो यही सड़ा गला के मिट्टी मिलाएगा, ठीक। अगर चूहा हुआ मालूम मरता है, खरगोश मरता है, इसको गाड़ देते हैं, चाहे कहीं पे भी रख देते हैं, चाहे बकरी मरा है तो गाड़ दो, चाहे कुछ भी करो, तो वो क्या करता है जी? सूक्ष्म जीव ही उसको सड़ा गला के मिट्टी मिलाने का काम करता है। सेकेंडरी को भी वही करता है और टर्शियरी यानी क्या उन्हें तृतीय को भी यही करता है। यानी यह जो है वो सब पे निर्भर रहता है। लेकिन यहां से अगर देखते हैं
तो यहां से एक दूसरे पे कौन निर्भर रहता है जी? प्राइमरी प्लांट। देखो जो उत्पादक है वो सनलाइट पर निर्भर रहेगा, और प्राइमरी वाला जो है वो उत्पादक पर रहेगा, और सेकेंडरी यानी द्वितीय वाला जो है वो प्राथमिक पर रहेगा, और तृतीय वाला जो है वो सेकेंडरी यानी द्वितीय पर रहेगा। तो एक दूसरे पर ही क्या करता है, वो सब निर्भर रहता है। बस तुम लोग को इतना ही याद रखना है कि जो आहार श्रृंखला में होते हैं ना, वो एक जीव जो होते हैं वो दूसरे जीव पर क्या करते हैं जी? वो हमेशा निर्भर रहते हैं। और ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है एक स्तर से दूसरे स्तर पे हो रहा है। देखो यहां से जो ऊर्जा निकला वो प्लांट लिया, यहां से जो ऊर्जा निकला वो कौन लिया? जो प्राइमरी उपभोक्ता था। अब प्राइमरी उपभोक्ता से जो एनर्जी निकला वो कौन लिया? द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय से निकला वो कौन लिया? तृतीय। और तृतीय से जो निकला वो कौन लिया? अपघटक। समझा? एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह होता है, याद रखना, एक ही दिशा में होता है ऊर्जा का प्रवाह, ये नहीं कि फिर वो घूम के आ जाएगा। समझा? जैसे में देखो यहां पर क्या है, याद रखना ये क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना वो कैसे होता है, एक पथीय कि द्विपथीय कि बहुदिशीय। समझा? यही वाला याद रखना तुम लोगों को। देखो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह होता है। क्या होता है जी? एक पथीय। यानी देखो तो पहले छोटो, सूर्य से प्रकाश आया कहां पे? प्लांट में। तो क्या प्लांट से ऊर्जा जा सकता है सूर्य में? जाएगा छोटो सुनो? प्लांट से ऊर्जा जा सकता है इसमें? कभी भी नहीं जा सकता है। ये प्लांट से ऊर्जा आया इसमें प्राइमरी वाला में, तो यानी प्राथमिक में, तो क्या एकरा से ऊर्जा ये ले सकता है? कभी भी नहीं ले सकता। उत्पादक सूरज जो है ऊर्जा का सोर्स है, मेन मुख्य ऊर्जा का सोर्स है। समझा? अब देखो यहां पर जो द्वितीय उपभोक्ता है, सुनो इधर पहले, जो द्वितीय उपभोक्ता है क्या यह जो है ये इसको प्राइमरी उपभोक्ता खा सकता है? बताओ कभी भी आदमी के, चाहे लोमड़ी के, चाहे शेर के, क्या बकरी खा सकता है उसको? नहीं ना। तो क्या वो ऊर्जा का रूप हम में से ऊर्जा बकरी में गया? नहीं ना। तो उधर से ऊर्जा आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है? एक ही दिशा में प्रवाह हो रहा है ऊर्जा का, है ना? है कि ना? बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब देखो सौर ऊर्जा का ग्रहण, सौर ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है जी? उत्पादक जीव करते हैं, यानी हरे पौधे करते हैं। ये तो बहुत बार क्लियर होगा, पहले चित्र में यही पढ़ा है कि ऊर्जा का जो है अवशोषण कौन करता है जी? हरे पौधे करते हैं। क्यों करते हैं ये भी तुमको पता होगा। क्यों करते हैं? भोजन बनाने के लिए, है ना। अब उसके बाद देखो उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जंतु खाते हैं, है ना। यानी घास, घास ये सबको कौन खाता है जी? प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जंतु खाते हैं, है ना। फिर क्या होता है? शाकाहारी जंतुओं को द्वितीय उपभोक्ता यानी मांसाहारी खाते हैं। फिर जो होता है इन्हें उच्चतम श्रेणी में मांसाहारी यानी तृतीय उपभोक्ता के रूप में खा सकते हैं, है ना। यानी सीधे है कि जो उत्पादक है, जो घास उस है उत्पादक है, उसको कौन खाएगा? प्राइमरी। प्राइमरी कौन खाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी कौन खाएगा? टर्शियरी। मतलब हिंदी में बोले तो उत्पादक कौन खाएगा जी? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन खाएगा? कौन? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीय उपभोक्ता खाएगा। बस काम खत्म, है ना। कभी भी तृतीय उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता नहीं खा सकता है। खा सकता है? नहीं ना। देखो भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीवों में सदा एक पथीय दिशा में होता है, और यही आहार श्रृंखला कहलाता है। समझा? यानी सीधे याद रखना है कि ऊर्जा का प्रवाह जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, मतलब फिर से वो लौट के नहीं आएगा। समझे ना।
यानी एक दिशा में प्रवाह कर गया तो एक दिशा में प्रवाह वो कर गया, है ना, वो फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। यानी हम में जो ऊर्जा आ गया वो फिर अगर हम बकरी को खाएं और बकरी में से हमको में ऊर्जा आ गया तो फिर हमरा में से ऊर्जा वो बकरी में नहीं जाएगा, समझा। यानी उधर से ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आया जाएगा नहीं, ठीक है, वो दिक्कत। अब देखो उसके बाद क्या है कि आहार श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक पथीय दिशा में व्यवस्थित है वैसे जीवों का समूह जिनमें एक जीव श्रृंखला में अपने से ठीक है नीचे वाले जीव को खाता है। अब बताओ क्या हम लोग शेर को मारे खा सकते हैं? भले गोली से उड़ा दे, है ना, लेकिन ऐसे जाके मारे खा सकते हैं। लेकिन बकरी के ऐसे बोले, लेकिन बकरी को क्या करेंगे हम? बकरी का पकड़ के मुड़ी ऐसे अधर के छपड़ दे, है ना, समझो खत्म हो जाएगी, अब मर जाए हम लोग, बेचारी वो मर जाएगी, हम लोग उसको कराए भूंज के बढ़िया से खाएं, है ना। एगो बात बताएं, एगो राते अजूबा हो गया, विराट कोहली आईपीएल जीत गया, है ना, बेचारा पहली बार 18 साल में जीता। और दोनों ऐसा टीम था ना, दोनों ऐसा टीम था कि दोनों नहीं अब तक जीता था। बेचारा पंजाब हार गया, प्रीति जिंटा बेचारी हार गई, विराट कोहली बेचारा जीत गया, पहली बार इतिहास में ट्रॉफी उठाया, है ना। सब लोग देखो, सब लोग मन से और दिल से सब के सब आरसीबी की तरफ था, पूरा इंडिया था लगभग, है ना। क्यों था? आरसीबी टीम के लिए नहीं था, विराट कोहली के लिए सब था, समझी, कि विराट कोहली एक बार जीत जाए। पहली बात पर मतलब है फिर से लेके 11 साल की 8 साल में 9 साल के बाद, नहीं 11 साल के बाद, 11 साल के बाद बेचारा फाइनल में गया है ना। तो 13 साल हो गया जी, 13 साल हो गया, 13 साल के बाद फाइनल में गया, बेचारा जीत जाए। अब हो सकता है कि विराट कोहली इस साल या अगला साल या अगला तक संन्यास भी ले ले, है ना। तो इसलिए सब कह रहा था कि अगला साल का पहुंचेगा, इसकी आरसीबी बहुत कम में प्ले ऑफ में जाता है, और जाता है तो एलिमिनेटर में छत के चला आता है बेचारा, है ना। तो बेचारा पहली बार जीत गया है। अब पंजाब में तब धकरा है, सब नौजवान है, सब जीत जाएगा, है ना। देखो इधर, अब उसके बाद देखो यहाँ पर, यानी याद रखना कभी भी क्या होता है, छोटे जीवों को ही बड़े जीव खाते हैं, बड़े जीवों को छोटे जीव नहीं खाते हैं। स्वयं उस श्रृंखला में अपने से ठीक ऊपर स्थित जीव के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में घास, ग्रास हॉपर, मेढक, सर्प, गिद्ध आहार का मतलब क्या है जी, एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। जैसे में देखो, घास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर, राम जी के घोड़ा टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक, मेढक को कौन खाएगा, है ना। और इसको कौन खाएगा? गिद्ध, या क्या उसको बोलते हैं, गरुड़ बोलते हैं, हाँ वही, है ना। तो देखो कभी भी बताओ क्या इसको भी खा सकता है? क्या इस अफवाह के ही खा सकता है? क्या ये मेढक को ग्रास हॉपर खा सकता है? और क्या ग्रास हॉपर को मेढक घास खा सकता है? नहीं ना। तो ये वाला प्रक्रिया नहीं हो रहा है ना। हमेशा कौन सा प्रक्रिया होता है? एक ही पथ में ये हमेशा जाते रहता है, समझा। तो देखो, तो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। बोलो, घास में से ऊर्जा किसमें आया? एकरा में आया। ग्रास ऊपर से कहा गया ऊर्जा? मेढक में। मेढक से कहा गया? आया यहां से कहा गया? गिद्ध में गया। समझ में आया? बोलो सोनू जी। ठीक, देखो सुनो मेरी बात, देखो अब क्या कि एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब में शैवाल, छोटे जंतु, छोटी मछली, बड़ी मछली, मछली खाने वाला पक्षी, और फिर क्या आ जाएगा जी, जंतु, अन्य जंतु एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे देखो
शैवाल, एक में छोटा छोटा शैवाल है, पौधा है, क्या जी, छोटा छोटा शैवाल। इसको कौन खाएगा, बड़े जलीय पौधे क्या कर देंगे, इसको खा जाएंगे। फिर छोटा जंतु खा जाएगा इसको, है ना, कीड़ा मकोड़ा जो होगा, उस कीड़े मकोड़े कौन खाएगा, मछली खा जाएगा। इस मछली को कौन खा जाएगा, बड़ी मछली। आईने से बगुला जी अथिन, बगुला जी आएंगे, क्या करेंगे बगुला जी, मांसाहारी पक्षी है, क्या कर जाएंगे, मछली को खा जाते हैं। नहीं लगता है, जाता है मारता है, कांटा सीधे निकल जाता है, समझे, अंदर में का पाचन हुई रहता है। तो देखो ऐसे क्या कर रहा है, आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये सब बहुत एकदम आसान है यहाँ पे, है ना। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में जैसे क्या करता है जी, वन पारिस्थितिक तंत्र में घास खाया कौन, हिरण, हिरण कौन खा जाएगा, बाघ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह खाद्य के रूप में, यहाँ ऊर्जा का प्रवाह है खाद्य के रूप में, देखो खाद्य के रूप, सॉरी उल्टी बोल दिए जी, गलती नहीं बोला गया, उल्टी बोली। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह है खाद्य के रूप में घास, सही बोल रहे थे, से बाघ या शेर में हिरण के माध्यम से क्या होता है जी, होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, घास से ऊर्जा कहाँ जा रहा है, हिरण के पास, और हिरण से ऊर्जा कहाँ जा रहा है, बाघ के पास, समझा। तो ऐसे क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पर हो रहा है, ठीक ना। अब देखो, अब है आहार जाल, क्या है जी, आहार जाल, यानी यहाँ पे कि आहार यानी फूड का क्या है, यहाँ पे वेब है, कौन किसको खाएगा। देखो हो सकता है कि एक ही जंतु, एक ही पौधे को, यानी देखो अलग अलग जंतु जो है एक ही चीज को वो बार बार खाता हो, यानी सब मिल खाता हो। जैसे में घास हो गया, जो प्लांट होगा सीधा प्लांट हम खाते हैं ना जी, हम लोग खाते हैं, बकरी भी खाती है ना, कभी कभी कुतवा को देखते हैं खाए, समझा, और बहुत सारा गाय भैंस सब खाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी क्या खाते हैं, हम लोग तो पौधे का जो प्रोडक्ट होता है, जिसमें चावल दाल सब हो गया, सब खाते हैं। फिर हम लोग मांस भी खाते हैं। तो हम लोग देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब चीज को खा रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पर वेब का यानी आहार जाल का निर्माण करेंगे। इसमें देखो पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, यानी पारिस्थितिक तंत्र में एक नहीं बहुत सारा आहार श्रृंखला यहाँ पर पाया जाता है। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक या दूसरे से क्या होता है, आरे तिरछी यानी तिरछा तिरछा होता है, समझा। ये नहीं कि सीधा एकदम सीधा जा रहा आहार श्रृंखला, वैसा नहीं होगा। आहार जल कभी भी सीधा नहीं जाएगा, कभी इधर से घूम गया तो कभी इधर से इधर घूम जाएगा, कभी इधरों से सीधा इधर घूम जाएगा, है ना। यानी है कि मान लो यहाँ पर कुछ है तो इधर से ऐसे भी गया, फिर ऐसे आ जाएगा, और फिर ऐसे जाएगा, या फिर सीधा जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, यानी ऐसे, यानी यहाँ पर क्या होता है जी, एक आहार जाल का निर्माण करता है, यानी आरे तिरछे रहता है, ठीक है। आहार श्रृंखला के इस जाल को हम लोग क्या कहते हैं जी, आहार जाल। जैसे में देखो यहाँ पर यह क्या, ग्रास को कौन खा रहा है, बताओ, ग्रास ऑपर यानी टिड्डा को कौन खा रहा है, लिजार्ड, यानी क्या है, इसको छिपकली। फिर घास को कौन खा रहा है, चूहा भी खाता है घास को, है ना, खरगोश भी खाता है। और देखो यहाँ पर क्या है, इसको भी, लिजार्ड को भी खा जाता है, चील है, लगभग चील है ना, या स्नेक, देखो स्नेक इसको खा ना जाता है जी। ये देखो फिनहाई जो है ना, सीधे इसको भी खा लेता है, टिड्डा को भी खा लेगा, ये जो है इसको भी खा लेगा, और ये इसको भी खा लेगा, और ये सांप को भी खा लेगा। तो देखो ये एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, एक ऐसा पक्षी है जो क्या कर रहा है, इन सभी चीजों को खा रहा है ना, मतलब घास को नहीं, इसको खा रहा है ना, इसको खा रहा है ना, इसको खा रहा है ना, तो इस सब चीज को खा रहा है, समझा। घास को छोड़ा के ही सब को खा रहा है, समझा। तो ये क्या हो गया, देखो तनी वो यहाँ पर जाल का निर्माण किया कि नहीं किया, जाल जैसा निर्माण हो गया ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार जाल। जैसे मैं यहाँ पर देखो
यहाँ पर जो खाएगा, ई खाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, यानी देखो यहाँ सब चीज को फिर अंततः कौन है खा जा रहा है, ई खा जा रहा है, खा रहा है ना। तो देखो तो यहाँ पे वो आहार जाल का निर्माण नहीं हो ना, बोलो। अब देखो पारिस्थितिक तंत्र एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। यानी हम आपको कैसे बताएं कि हम लोग जो है खाली एक ही चीज को नहीं, बहुत सारे चीजों को हम लोग खाने का काम करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, पौधे का डायरेक्ट पौधे को भी खाते हैं, एनिमल को भी खाते हैं, है ना, एनिमल प्रोडक्ट को भी खाते हैं, समझा। या हम लोग जो एनिमल जो सीधा घास खाता है हम लोग उसको भी खाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी एक ही जंतु जो होता है या एक ही जीव जो है वो बहुत सारे आहार श्रृंखलाओं को यानी आहार को खा सकता है, समझा। कैसे तरह देखो, जैसे में एक घास के मैदान में पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की कड़ियां घास और अन्य पौधे मेढक, कीट, सर्प, गिरगिट, बाज, पक्षी या तथा खरगोश है ना। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, देखो यहाँ पर हम क्या समझा अभी कि ये जो घास को है ना, ये घास को कौन खा सकता है, ग्रास हॉपर भी खा सकता है, यानी टिड्डा भी खा सकता है ना। इस टिड्डा को कौन खा जाएगा जी, लिजार्ड। फिर इसको कौन खा जाएगा, हाँ जो भी पक्षी है, हमको नाम नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो ये क्या है जी, ये रैबिट है ना। ये रैबिट क्या खाएगा, घास खाएगा, और इसको कौन खा जाएगा, ये खा जाएगा। फिर देखो घास को कौन खाएगा, माउस, है ना। फिर क्या करेगा, इसको कौन खा जाएगा, और फिर इसको कौन खा जाएगा। यानी देखो यह जो है बहुत सारे क्या उसको बोलते हैं, आहार पर भी निर्भर करता है। यानी एक ही जंतु बहुत सारे आहार, अलग अलग आहार को वो ले सकता है ना। जैसे में देखो यहाँ पे बाज पक्षी घास खाने वाले कीटों को भी खा सकता है, और साथ ही साथ कीट खाने वाले मेढक या गिरगिट को भी वो खा सकता है, समझा। यानी यहाँ पर देखो क्या बोला कि बाज जो है ना, बाज पक्षी जो है वो घास जो खाएगा, जो घास खाने वाला कीट, जैसे में ग्रास हॉपर, समझा। हवा मतलब होता है थी बाज ही होता है ना लगभग, हवा का मतलब, अरे हवा का मतलब बाघ ही होता है लगभग, हाँ बाज ही होता है, सॉरी। हाँ देखो ये बाज है, कौन है जी, बाज, वो नहीं पता था इंग्लिश बाजी। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे ये जो हवा के जो है, ये बाज जो पक्षी है ये क्या कर रहा था, ये डायरेक्ट इसको भी खा रहा था, और इसको जो खा रहा है, जो इसको खा रहा है, यानी जो ग्रास हॉपर खा रहा है उसको भी खा रहा है, जो डायरेक्ट क्या खा रहा है, घास खा रहा है उसको भी खा रहा है, जो इसको खा रहा है उसको भी, यानी सब चीज को ही खा रहा है ना, खा रहा है ना। तो यही क्या है, यह जो है मतलब ये सब चीज को खाता है। यानी सीधे कहने का मतलब है कि एक वो जो चीज रहेगा, एक वो जो जंतु रहेगा वो अलग अलग आहार पर भी निर्भर रह सकता है। यहाँ देखो यहाँ पर क्या है जी, आहार श्रृंखला जो है ना। देखो आहार श्रृंखला में क्या है, यहाँ पर पौधा जो है वो पौधा कौन खाएगा, ग्रास हॉपर, इसको बाज खा जाएगा। फिर यहाँ पर देखो पौधा कौन खाएगा, ग्रास हॉपर, फिर गिरगिट खाएगा, फिर कौन खा जाएगा, ग्रास हॉपर। ये क्या है, क्या उसको बोलते हैं, आहार जाल, है ना। पौधा कौन खाएगा, खरगोश खाएगा, फिर कौन खा जाएगा लास्ट में, बाज। पौधा कौन खा जाएगा, चूहा खाएगा, चूहा फिर यहाँ पर ऐसे था, है ना, यहाँ पर बड़ा था। चूहा कौन खाएगा, सांप खाएगा, सांप कौन खा जाएगा, बाज, है ना। फिर यहाँ पर देखो पौधा कौन खाएगा, चूहा कौन खा जाएगा, बाज। यानी अंततः सबको कौन खा जा रहा है, बाज खा जा रहा है कि ना, बताओ। तो यानी अगर इसका श्रृंखला बनाए तो यहां भी जा सकता है, ऐसे भी होगा, ऐसे भी डायरेक्ट हो सकता है, फिर यहां से ऐसे करके जाएगा यहाँ पे। तो एक तरह का ये क्या कर रहा है, जाल का निर्माण कर रहा है, ठीक ना। अब देखो अब कौन है, पोषी स्तर, क्या है जी, पोषी स्तर। ध्यान देखो यहाँ पे पोषी स्तर, यानी पोषी स्तर पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो खाद्य श्रृंखला
में जीवों की स्थिति को दर्शाता है। यानी आहार यानी पोषी स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल जो है ये क्या करता है जी, अलग अलग खाद्य श्रृंखला के जीवों को भी क्या करता है जी, वो दर्शाने का काम करता है। यानी बोले तो पोषी स्तर क्या करता है जी, पारिस्थितिक तंत्र के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक है, जो क्या करता है, खाद्य श्रृंखला में जीव की स्थिति को दर्शाता है कि कौन से वो स्थिति पर स्थिर है, कौन से लेवल पे वो है ना, कौन से पोजीशन वो लिया हुआ है, उसके बारे में दर्शाता है। यह बताता है कि कोई भी जीव भोजन के स्रोत के रूप में किस स्थान पर आता है। आहार श्रृंखला कई पोषी स्तरों का बना होता है। कितने पोषी स्तरों का बना होता है जी? 4 पोषी स्तर। पहला कौन है जी? हाँ नीचे चलेंगे, हम ऊपर ही कर दिए। उत्पादक क्या कहते हैं? प्राथमिक पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक पोषी स्तर। समझा ना? क्या बोलते हैं, याद रखना, इधर यही लग रहा। उत्पादक को क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक पोषी स्तर कहते हैं। याद रहेगा ना? उत्पादक क्या कहेंगे जी? प्राथमिक पोषी स्तर। फिर कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु, इसको क्या कहेंगे? द्वितीय पोषी स्तर कहेंगे, है ना। फिर देखो द्वितीय उपभोक्ता को क्या कहते हैं हम लोग? मांसाहारी जंतु है, ये क्या हो जाएगा? तृतीय पोषी स्तर में आएगा। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? तृतीय उपभोक्ता को क्या किसमें आता है? मांसाहारी में आता है। ये चतुर्थी पोषी स्तर में चला जाता है। यानी बोले एकदम सिंपल भाषा में, यानी एकदम ठेठ भाषा में, तो क्या जो ये उत्पादक है प्रथम पोषी स्तर में आएगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीय पोषी स्तर में आएगा, द्वितीय उपभोक्ता जो है वो तृतीय में आएगा, और तृतीय जो है वो किसमें आ जाएगा जी? चतुर्थी में आ जाएगा। समझ में आया ना? बोलो। क्या? अरे बिहान में कहे थे, आज कह रहे हैं तो सुनो ना। बिहान का कहे तो छोड़ो, समझा? हम देखो, हम क्या बताते कि आगे में तुम और पढ़ोगे तो और क्लियर होगा, समझा? अब और कल और चीज नया आएगा तो बोले तो पहले आप ही कहे थे कि नहीं आता नहीं बोले नहीं थे, हम ये बोले थे कि आगे चलो, आगे और क्लियर होगा। तो ये देखो, ये उपभोक्ता है, आई पोषी स्तर है, समझा? ये पोषण का लेवल बता रहा है कि कौन से स्तर पर पोषण का है, समझा? आई क्या है? उत्पादक है, ये उपभोक्ता है जो खाता है ना, इसके बारे में बतला रहा है। ठीक है, देखो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में 4 पोषी स्तर होते हैं। कौन जी? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। ठीक है, याद रखना, उपभोक्ता जो होता है वो 3 गो होता है, लेकिन पोषी स्तर कितना होता है जी? 4 गो होता है। ठीक है, पेड़ पौधे, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और उच्च श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु क्रमशः द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी पोषी स्तर में आते हैं। अभी बताएं, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय और चतुर्थी में आते हैं। इसी प्रकार विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में 3, 5 या इससे भी अधिक पोषी स्तर हो सकते हैं। याद रखना, आने वाला भविष्य में या और आगे का लेवल में पढ़ाई करेगा, 11, 12 या बीए करेगा, बीए नहीं करेगा, बीएससी करेगा, इसमें साइंस में बीएससी करेगा, तो और एक में लेवल तुमको आगे में देखने को मिलेगा। चतुर्थी भी मिल जाएगा तो पंचमी भी मिल सकता है, छठी भी मिल सकता है, सप्तमी भी मिल सकता है। आगे में जाओगे तो और इसको अधिक मतलब तुमको जानकारी मिलेगा, है ना। अब देखो पारिस्थितिक तंत्र का कार्य क्या है, क्या कार्य है पारिस्थितिक तंत्र का? तो देखो, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित 2 मूल्य प्रक्रिया संपादित होती है, यानी 2 कार्य मूलतः क्या होता है जी? वहां पे संपादित मतलब क्या होता है? यानी संपन्न होता है। पहला कौन है? पहले के अंतर्गत सौर ऊर्जा का हरे पौधे के द्वारा ग्रहण किया जाता है ना, ग्रहण होता है। वह अन्य जीवों में खाद्य के रूप में स्थानांतरण होता है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक पथीय होता है। तो बता दिए हैं कि सूरज से कौन लेगा?
हरा पौधा लेगा, हरा पौधा से कौन लेगा? जंतु लेगा। जो प्राथमिक उपभोक्ता रहता है वो लेगा, प्राथमिक उपभोक्ता से कौन लेगा? द्वितीय लेगा, और द्वितीय से कौन लेगा? तृतीय लेगा। एक दिशा में ऐसे क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है ना। दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत अजैव पदार्थों जैसे में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल इत्यादि यानी चक्रीय पथ के द्वारा क्या होता है कि जैव और अजैव वातावरण में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जैसे मान लो वायुमंडल से हम क्या लिए? वायुमंडल से हम लोग के पेड़ पौधा, जो दलहनी पेड़ पौधा रहता है वो नाइट्रोजन को लेता है। नाइट्रोजन कहाँ गया? जो पेड़ पौधा में गया, पेड़ पौधे से फिर कहाँ गया? जंतु में गया, और जंतु जब मरेगा सड़ गल जाएगा, फिर मिट्टी मिल जाएगा, और फिर क्या हो जाता है? वायुमंडल में फिर से चल जाता है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे एक साइकिल का निर्माण हो रहा है। तो याद रखना, जो भी मतलब क्या होता है जी? जैव पदार्थ रहता है, यानी जो भी खाद्य पदार्थ रहता है, जो भी नाइट्रोजन है, सब जो है ना, ये सब का क्या होता है? चक्रीय होता है। लेकिन ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है छोटो? एक पथीय होता है। लेकिन जो अजैव पदार्थ रहता है, वो अजैव पदार्थ का क्या होता है? ओकरा में क्या क्या होगा? ओकरा में चक्रीय प्रक्रिया होगा, है ना। हम तुमको भी बतलाए क्या कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में था वो पेड़ पौधों में गया। कहा गया जी? पेड़ पौधों में गया, पेड़ पौधों में। अब पेड़ पौधों से कहा गया? इस मान लो जंतु में गया, जंतु से कहा गया? इस जंतु मर गया, मर के सड़ गल गया, मिट्टी में गया, और फिर क्या कर जाएगा? इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो देखो तो वो साइकिल का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना सब साइकिल का निर्माण? बोलो। तो यही क्रिया होता है। अब है ऊर्जा का प्रवाह। तो याद रखना, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? जीवमंडल में मूल स्रोत यानी सौर ऊर्जा, यानी ऊर्जा का मेन स्रोत कौन है जी? सौर ऊर्जा, यानी सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा के एक अत्यंत छोटे भाग यानी करीब 1% को हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल पाता है। यानी समझ लो कितना? उतना में कितना है जी? लगभग कितना उसको बोलते हैं? कितना? सुनो पहले इधर, यानी हमारे, सुनो पहले शांत रहो, हम सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। यानी सौर ऊर्जा में जो भी प्रक्रिया होता है, यानी सौर ऊर्जा से जो एनर्जी आता है, वो पेड़ पौधा उसके सिर्फ 1% को ही, जितना ऊर्जा आता है उसमें से 1% को क्या करता है जी? वो रासायनिक ऊर्जा में बदल पाता है, बाकी को वो छोड़ देता है। हरे पौधे द्वारा संश्लेषित ऊर्जा में कुछ का उपयोग स्वयं पौधे द्वारा मेटाबॉलिज्म यानी रासायनिक क्रिया के द्वारा संपादित हो जाता है, तथा कुछ में रासायनिक क्रिया के द्वारा उष्मा यानी ऊर्जा में क्या होता है जी? वो होकर वातावरण में मुक्त हो जाता है। कुछ वो उपयोग कर लेता है और कुछ क्या होता है जी? वो मुक्त हो जाता है। कहां पे? वायुमंडल में। पौधे शेष ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में हरे पौधे के ऊतक में संचित रह जाते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा कहाँ रहता है जी? ऊतकों में संचित होता है। ठीक है। यह रासायनिक ऊर्जा उपभोक्ता और अपघटनकर्ताओं यानी बैक्टीरिया, फंगस में उपलब्ध होती है। ऊर्जा का प्रवाह सदा क्या होता है जी? बता रहे कि एक ही दिशा में होता है। उत्पादक द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा वापस सौर ऊर्जा में तथा उपभोक्ताओं के द्वारा प्राप्त किया ऊर्जा वापस उपभोक्ताओं में मतलब उत्पादक में नहीं आ पाता है। यानी मान लो क्या सूर्य के प्रकाश से अगर आ गया पौधे में तो फिर पौधे में नहीं जाएगा, वो पौधा से कहां चल गया? जंतुओं में, तो फिर वो जंतुओं में ऊर्जा नहीं आ पाएगा। समझा? यही मेरा जब खाली खड़े छोड़ देते हैं, है ना। ऐसे हरे पौधों में जब शाकाहारी जंतु खाते हैं तब संचित ऊर्जा क्या होता है जी? स्थानांतरित होकर जंतुओं में चल जाता है ना। इस ऊर्जा का एक अंश फिर यानी रासायनिक क्रिया मेटाबॉलिज्म क्रिया में संचय खर्च होता है तथा फिर क्या होता है? कुछ जो ऊर्जा बचा रहता है वो फिर वायुमंडल में मुक्त हो जाता है और शेष ऊर्जा क्या होता है? थोड़ा सा
बच जाता है। यही क्रिया फिर द्वितीय, तृतीय और बाकी पोषी स्तरों में लगातार होते रहता है ना। तो आज के लिए छोड़ दे रहे हैं, इतना ही, बीच में छोड़ रहे हैं, है ना। खींच दे। देखो, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले दिन में स्थानांतरित होता है। यानी क्या होता है कि आहार श्रृंखला में जितना ऊर्जा का हम उपयोग कर रहे हैं ना, अगर मान लो पौधा में 100% ऊर्जा है तो ओकर 10% ही ऊर्जा हम ले पाते हैं। बाकी 90% क्या होता है ऊर्जा, वो मेटाबॉलिज्म क्रिया में या कुछ मतलब मुक्त हो जाता है, यानी वो नहीं आता है, यानी वो निकल जाता है। उसी स्तर पर उपलब्ध होने वाले ऊर्जा उत्तरोत्तर ह्रास से यानी कमी हो जाती है ना। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि अगर घास 1000 किलो कैलोरी का ऊर्जा का संचित करता है, तब उकरा में से अगले पोषी स्तर में कितना जाएगा जी, मात्र 1000, यानी सिर्फ 10% ही क्या जाता है, आगे माहे बढ़ पाता है। बाकी के 90% क्या होता है, वो खर्च हो जाता है ना। मान लीजिए कि मात्र 100 किलो कैलोरी ऊर्जा मेढक लेता है, तो जो सांप खाएगा ना, ओकरा में से सिर्फ 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ओकरा में आपस में ओकरा में जा पाएगा। किसमें, मेढक से 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मेढक में जा पाएगा, यानी 10% जा पाएगा बस। देखो, अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर संचित होता है, और जैसे जैसे आगे में जाता है वैसे वैसे क्या होता है जी, कमी आता है। और सबसे लास्ट में जो मांसाहारी जो होता है ना, उसको बहुत कम ऊर्जा मिल पाता है। सामान्य तो उच्च पोषी स्तर पर जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत जीवों का संख्या अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर में बढ़ेंगे ना, क्या हो जाएगा जी, वहां पे जीवों का संख्या घटेगा। देखो, उत्पादक में बहुत सारा होता है, प्राथमिक उपभोक्ता में भी बहुत सारा होता है, एका से कम होता है, द्वितीय उपभोक्ता में एका से कम होता है, तृतीय में बहुत कम रहता है। इसलिए बहुत सारी चीजों को खा लेगा, उसको ऊर्जा मतलब इसको मिल जाएगा, है ना। अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या अवलोकन किया जाए तो एक पिरामिड के सदृश आकृति बनती है ना, जिसे संख्या क्या कहते हैं जी, संख्या का पिरामिड कहा जाता है। देखो, एकरा में क्या है, तो एकरा में क्या देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पे पोषी स्तर जो होता है ना, जो पोषी स्तर है, पोषी स्तर पे जैसे मान लो कि पहले का कौन पोषी स्तर होगा, ये प्रथम पोषी स्तर होगा, है ना। ये द्वितीय पोषी स्तर होगा, ये तृतीय पोषी स्तर होगा, ये क्या हो जाएगा, 5 को डबल है। चौथा में यहाँ से देखो, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, और चतुर्थी में आ जाएगा। सब कौन आ जाएगा जी, चतुर्थी में आ जाएगा, है ना। तो देखो, उत्पादक के जगह पे क्या रहता है, ऊर्जा ज्यादा संचित रहता है। यहाँ पर बहुत सारे उत्पादक होते हैं, समझा। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होता है जी, एकरा से कम कहाँ रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता में रहता है, समझा। यहाँ से कितना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऊर्जा का ट्रांसफर यहाँ पर हो पाएगा। फिर एकरा से 10% ऐसे करके आगे में है वो बढ़ता जाएगा। मान लो कि यहाँ पर कितना था, 10,000 किलो कैलोरी था, तो यहाँ कितना जाएगा, 1000 जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, 100 किलो कैलोरी, इधर कहाँ जाएगा, 10 किलो। यानी कितना होता है कि 10% ऊर्जा का ही आगे में ट्रांसफर होते जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।